शुमाली रियासतें जहाँ गुर्बत है, जहालत है, बेरोज़गारी है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट लेके बेशर्मी के साथ आए हैं और दूसरी कंट्रीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बॉर्डर का ख्याल नहीं है। अब भारतीय इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मोदी ने हमेशा इंतहा पसंदी कह लें, दहशतगर्दी कह लें, मुस्लिम दुश्मनी कह लें, पाकिस्तान के खिलाफ भाषणबाजी को अपना हथियार बनाया इंतखाबात जीतने के लिए। और नारा भी यही है, पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। अब तो ये जो नक्शा है अखंड भारत का, ये तो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में भी लगा दिया। जी हाँ। और CNN कहती है जी कि ये एक नक्शा जो है ये साउथ एशिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं, खुसूसन जो अपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है, और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह भी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। आपको उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का एक बयान सुनवाया जिसमें वो बाकायदा वार्निंग दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं का बाकायदा एक टकराव होने वाला है। बेचारे मासूम गरीब हिंदुस्तानियों को आसानी से बेवकूफ़ बना लेता है, देता उनको कुछ भी नहीं है, ऐसा भाषण बस बोलता है, उनके जो मजहबी जज्बात हैं उनको उभारता है। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात से पाकिस्तान में कितना खौफ है ये बात दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार टीवी पर बातें करते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता, जब तक वो चुनाव लड़ेंगे भारत की जनता उनको ही वोट देगी। मोदी ने भारत में विकास किया है, भारत को सुपर पावर बनाने की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। हमारे यहाँ कौम की हालत खराब है और भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भारत के पार्लियामेंट में लगी अखंड भारत की फोटो देख ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। वो कहते हैं कि मोदी भारत को दोबारा अखंड भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को दोबारा अखंड भारत बना पाएंगे पीएम मोदी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो लाइक जरूर करें। तो याद होगा कुछ अर्सा पहले आरएसएस चीफ मोहन भगवत साहब ने कहा था कि अगले 10 से 15 सालों में जो अखंड भारत का आइडिया है इसको मटीरियलाइज किया जा सकता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जो आरएसएस है वो इस वक्त हिंदू मुआशरे को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, और इसका जो पर्सपेक्टिव है कि वो नेहरू साहब से बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेते हैं। जो नेहरून व्यू है उससे डिफरेंट लाइन लेते हैं। जो नेहरून व्यू ये था कि वो ही यूज्ड टू विजुअलाइज वर्ल्ड एज ए यूनियन, और दुनिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चले, एक एगैलिटेरियन सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर दुनिया में मौजूद हो। वो इस चीज़ की बात करते थे। सो यहाँ पे आके अगर आप देखें तो आरएसएस का जो वर्जन ऑफ द सोसाइटी है और जो आरएसएस है वो ये कहते हैं कि भाई दुनिया ने हमारी जो अंदर की जो हम तकसीम थे भारत के अंदर, उसकी वजह से दुनिया ने हमारा फ़ायदा उठाया, और वो इसीलिए कहते हैं कि मुसलमान भी आए, गोरे भी आए, सब आए, तो दैट इज़ बिकॉज कि हमारी जो इंटरनल तकसीम थी इंडिया के अंदर उसकी वजह से वो आए। और मज़े की बात बताऊं कि आप जो आरएसएस है ये मस्कुलर नेशनलिज्म पे यकीन करती है, ठीक है जी। और मस्कुलर नेशनलिज्म से मुराद ये है कि भाई आपको हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखने की ज़रूरत है। यही वजह है कि कहा जाता है कि आरएसएस ये समझती है और बीजेपी ये समझती है कि हमें एक मजबूत फ़ौज होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर खुशी के जो टाइम होता है उस पर जैसे दिवाली वगैरह हो तो वो अपनी फ़ौज के पास जाते हैं, और कहा जाता है कि इट्स बिन 10 years सिंस ही इज़ बिन द प्राइम मिनिस्टर, सो एवरी दिवाली जो है वो अपनी फ़ौज के साथ गुजारते हैं और उसके साथ रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो समझते हैं कि हमें भारत को कि मुआशरे को रीशेप करना है, और जिस तरह एक जो हिंदू कल्चर है और हिंदू जो प्राइड है और जो इंडियन हिस्ट्री है उसको आवाम के सामने लेके आना है। वो कहते हैं जी कि हमारे हिंदू कल्चर के अंदर मिक्स हो गए चीज़ें, हमारी इंडियन सोसाइटी जो है उसके अंदर चीज़ें मिक्स हो गई, हमें इसको प्योरीफाई करने की तरफ जाना है। सो आप अगर उनका ये पर्सपेक्टिव देखें
तो बेसिकली जिस तरह मैं समझता हूँ कोई भी मजहबी तंजीम होती है, जैसे जमात इस्लामी है या इस तरह की जितनी भी मुसलमानों की या क्रिश्चियंस की जो मजहबी तंजीमें हैं, इन सेम लाइंस मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएसएस है उसका भी इन्हीं लाइंस पे वर्जन है। आप देखें आरएसएस को बने हुए तकरीबन 100 साल जो हैं वो हो गए हैं, और एक सबसे मजबूत आइडियोलॉजिकल ग्रुप है इंडिया के अंदर, जो अपने नज़रियात को आइडियोलॉजिकल रखने के साथ साथ इन पॉलिटिकल शेप ट्रांसफॉर्म करता है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त मॉडर्न इंडिया के अंदर कोई ऐसा ग्रुप जो कामयाब हुआ है अपने नज़रियात को मुआशरे के ये स्टेट लेवल पे स्टेट क्राफ्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने में, तो वो आरएसएस है। इवन तो पाकिस्तान के इस्लामिस्ट भी उतने कामयाब नहीं हुए। उन्होंने भी पाकिस्तान के अगर इस्लामिस्ट को आप देखें तो उन्होंने फ़ौज का सहारा लिया। अगर आरएसएस को देखें तो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का सहारा लिया या डेमोक्रेसी का सहारा लिया है। वो डेमोक्रेसी के ज़रिए पहले वो अपनी एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वो अपने लोगों को तैयार करते हैं, अपना मंसूबा बनाते हैं कि हमने क्या करना है मुस्तकबिल में, हमारी गोल्स क्या हैं, हमने कल्चर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हिस्ट्री को, आइडेंटिटी को, अपनी नेशनलिज्म को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हुए देन दे गो टू द पब्लिक, दे कंटेस्ट elections and then they transform. वो right है wrong है, that is a separate story. How does Pakistan look it? It's not a question. How the Indian people look it and what they want, that is an important question in a way, because this is what the people want. So बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि for instance if Pakistan was an Islamic state back in 19 कुछ सही नहीं है। कहा यह जा रहा है कि उनके पेट में दर्द था तो उनको लेकर गए जी, हॉस्पिटल ले गए, वहां उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तरह तरह की मेडिसिन दी जा रही है, हर तरह से कोशिश की जा रही है कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और पता ये लगा है कि जी बुशरा बीबी जो है वो दिन में 6 से 8 कुरकुरे खाती हैं। जी हाँ, ये कुरकुरे का पैकेट आपने देखा ही होगा, अक्सर इसका टीवी ऐड भी आता है। तो जी वो 6 से 8 पैकेट कुरकुरे के खाती हैं, उसके बाद बहुत सारा अचार खाती हैं। इस वजह से उस कुरकुरे और अचार वचार के अंदर जो मसाले और जो कह लीजिए जो स्पाइसी चिलीज वगैरह होती हैं, तो बिल्कुल उस वजह से उनके पेट में हो गया दर्द। और अब इमरान खान साहब तो जाहिर है बेगम को तो कुछ कह नहीं सकते कि भाई तुम इतने कुरकुरे क्यों खा जाती हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इमरान खान साहब का कहना ये, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। आसिम मुनीर कौन? ओह आसिम मुनीर, जी हाँ, आसिम मुनीर यानी कि हमारे आर्मी चीफ। इमरान खान साहब का कहना यह है कि अगर उनकी बेगम को कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर साहब को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब थोड़ी कुरकुरे खरीद खरीद के दे रहे हैं, ये तो आपकी बेगम खुद ही मंगवा रही है, खुद ही खा रही है, अपने स्टाफ को भेज देती है कुरकुरे ले आओ, तो इसमें भला आसिम मुनीर साहब का क्या लेना देना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये तो बात खान साहब ही बताएंगे। लेकिन एक बात को जरूर हम दाद देंगे, पहले भी लोग कहते थे, आसमा जहांगीर साहिबा और कई दूसरे लोग जो है वो आर्मी और एजेंसीज के बारे में बात किया करते थे, लेकिन